हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन किया था। वहाँ हमने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, जैसे टू इवेंट के बीच लगने वाला समय फ्रेम की पोजीशन पर डिपेंड करता है। मूविंग क्लॉक स्लो चलती हैं रेस्ट क्लॉक की अपेक्षा। ये हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया था और बताया भी था। प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मूविंग क्लॉक स्लो हो जाती हैं या चलती हुई घड़ियां स्लो हो जाती हैं, ये हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है। इसी चीज़ को, इसी तर्क को एक्सप्लेन करने के लिए हमने टू फ्रेम लिए। एक फ्रेम एस है और दूसरा फ्रेम एस डैश है। ये दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम है। फर्स्ट पोजीशन में हमने क्या किया है कि इसमें फ्रेम एस डैश को एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करते हुए हमने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि फ्रेम एस डैश की जो क्लॉक है वो मोशन स्टेट में है और फ्रेम एस की जो क्लॉक है वो रेस्ट पोजीशन में। तो यानी कि ये क्लॉक मोशन स्टेट में है और ये क्लॉक क्या है, रेस्ट पोजीशन में। ये पोजीशन नंबर हमारी 1 है। दूसरी पोजीशन में हमने एक्सप्लेन किया है कि ये फ्रेम यानी एस फ्रेम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यानी गति कर रहा है। तो ये वाली क्लॉक क्या है, हमारी मोशन स्टेट में है, यानी कि ये घड़ी हमारी चल रही है। और एस डैश में जो घड़ी है वो रेस्ट में है, यानी कि एस डैश जो फ्रेम है वो रेस्ट पोजीशन में। तो ये हमारी पोजीशन नंबर 2 है, यानी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि दोनों में क्या रिजल्ट सेम आएंगे, यानी कि चाहे हम फ्रेम एस को मोशन स्टेट में रखें चाहे फ्रेम एस डैश को मोशन स्टेट में रखें, टाइम डायलेशन दोनों कंडीशन में सेम होगा। ये हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फर्स्ट पोजीशन में एक पॉइंट यहाँ पर P लिया है। इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है, उस इवेंट के लिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है O डैश और ये एक ऑब्जर्वर O है। इस ऑब्जर्वर के द्वारा एक वेव फ्रंट इमिटेड होता है जिसको हम कहते हैं लाइट पल्स जनरेट होती है और वो लाइट पल्स इस पॉइंट तक पहुंचती है। तो यानी कि ये फ्रेम की ये स्थिति है कि यहाँ पर हमने इसको इस कंडीशन में लगा रखा है। ये हमारा एक्सिस है, यहाँ मान लें मिरर M1 और यहाँ पॉइंट P पर हम मान लें मिरर M2। यहाँ से कोई वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, यानी कि ये वेव फ्रंट M1 से M2 मिरर की तरफ जाता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर मिरर M1 पर पहुँच जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम L मान लें। तो आप जानते हैं कि समय अगर हमको निकालना है तो समय का मतलब है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी चाल। तो ये जाएगा T बराबर L/c। जितने समय में मिरर M2 तक पहुंचे उतने ही समय में ये लौट कर आएगी। तो कुल जो टाइम होगा, यानी टाइम इज इक्वल टू 2L/c, जिसको हम कहेंगे डेल्टा T। ये फ्रेम एस डैश में है, यानी कि इस रेस्ट ऑब्जर्वर ने जिसमें ये घड़ी रखी है उसी में ये कोई इवेंट होती है। उस इवेंट में उसने लगे समय को नोट कर लिया और वो समय मिला डेल्टा T बराबर 2L/c। इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब ये फ्रेम v वेलोसिटी से मोशन करता है इस डायरेक्शन में, उस समय ये फ्रेम
इस तरफ गति करता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि इस ऑब्जर्वर के द्वारा इस घटना को देखा जाता है। तो देखने पर क्या होगा, यहाँ से ये जो वेव फ्रंट है वो इस तरह से मूव करता है और ये मिरर M2 पर पहुंचता है। उतनी देर में ये फ्रेम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ से कुछ समय में, यानी कि t1 समय में वो इतनी दूरी तय करता है जिसकी वेलोसिटी क्या है, v, यानी कि v t1 इतनी दूरी वो तय कर लेता है, यानी कवर कर लेता है। तो यानी मिरर M1 से जो है यहाँ से यहाँ तक VT1 डिस्टेंस को तय करता है T1 समय में। तो ये दूरी क्या हमारी L। तो अगर इसकी बात करेंगे फिर उतने ही समय में ये M2 से M1 पर पहुंचता है, तब तक ये फ्रेम हमारा इस पोजीशन में पहुंच चुका होता है, यानी ये भी M2 है, ये हमारा M1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, VT1। तो ये भी VT1 होगी, ये भी VT1 होगी। ये क्या हो गया हमारा L, ये क्या बन गया ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल बन गया, समकोण बन गया हमारा। तो ये इसके लिए हमने क्या करेंगे, ये L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 स्क्वायर, इतना ही इधर होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में इतना समय लगता है इस ऑब्जर्वर के द्वारा टाइम नोट करने में। तो ये वैल्यू हमने पिछले लेक्चर में जहाँ हमने टाइम डायलेशन को कैलकुलेट किया था वहाँ हमने इस वैल्यू को निकाला था। हमने ये भी बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, उस डिस्टेंस को हमने C T1 के द्वारा नोट किया। हमने कहा कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी फ्रेम हो, सभी इनर्शियल फ्रेम में लाइट की स्पीड या लाइट की वेलोसिटी सेम रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो C T1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T1 स्क्वायर इज इक्वल टू C T1, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T1 स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर T1 स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा डेल T1 बराबर मिलेगा हमको L अपॉन रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं L अपॉन C अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये T1 समय है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय T1 है। तो सिमिलरली ये हो सकता है, यानी दोनों टाइम सेम है, जितना समय यहाँ तक पहुँचने में लगता है उतना ही समय यहाँ तक फिर लौट के आने में लगता है। तो ये बन जाएगा आपका 2T1। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू क्या निकलेगी। तो ये वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी डेल्टा T डैश बराबर 2T1, यानी कि 2L अपॉन C अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। इसकी जगह पे हम क्या रख दें, डेल्टा T, ये रख सकते हैं। तो देखिए वैल्यू हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई हमारी डेल्टा T डैश बराबर डेल्टा T अपॉन रूट 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो ये हमको रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, ये हमारा प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या है, जो फ्रेम है, जिस फ्रेम में घटना घटित हुई, जो इवेंट हुई, उस फ्रेम के लिए तो हम कह रहे हैं प्रॉपर टाइम। जो फ्रेम चल रहा है, जो मोशन स्टेट में, यानी कि ये फ्रेम चल रहा है तो इस फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे इम्प्रॉपर टाइम। तो देखिए, तो ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर टाइम बराबर प्रॉपर टाइम
बटे √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वाली जो क्लॉक है, ये क्लॉक का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर लौट के आने में 1 सेकंड लगता है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश वर्ष की चाल है, उसमें कुल समय कितना लगता है, 1 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको L = 1/2 सेकेंड, यानी कि ये प्रकाश की चाल है, तो 2L बराबर 1 सेकेंड, तो डेल्टा T बराबर क्या जाएगा, 1 सेकेंड। तो इतना समय लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में और फिर लौट के आने में। अगर ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा रिजल्ट हमको, डेल्टा T डैश = 1/√1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या 1 से कम है, यानी कि ये वैल्यू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 से छोटी है, इसका मतलब ये क्या 1 से बड़ी होगी। उस कंडीशन में डेल्टा T डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा T, यानी कि ये घड़ी जो है फास्ट होगी और ये घड़ी क्या होगी, स्लो होगी। इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, टाइम डायलेशन। ये तो ऑब्जर्वर 1 के द्वारा ये मैनिपुलेट किया गया। अब हम बात करते हैं पोजीशन नंबर 2। देखिए इस पोजीशन में क्या है, इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट अब पहले हमने यहाँ लिया था, अब पॉइंट यहाँ ले रहे हैं। इस पॉइंट पर कोई इवेंट होती है और यहाँ से यहाँ तक कोई वेव फ्रंट मोशन करता है, यानी कोई लाइट। इस तरह से ये हमारी पोजीशन है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया जिसको मिरर मान रहे हैं M1 और इसको मान लें M2। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट जाने में और फिर लौट के आने में इस ऑब्जर्वर को जो समय है वो पता चलता है। तो ये दूरी क्या है, L। तो ये समय हो जाएगा डेल्टा T बराबर 2L/c, यानी कि टाइम। इस टाइम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर टाइम। फिर ये फ्रेम जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो ये हमको इस तरफ हटता हुआ प्रतीत होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये स्थिति है मिरर M1 की और ये पोजीशन होगी मिरर M2 की, और यहाँ पर मिरर M2 होगा और यहाँ मिरर M1 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक T1 समय में ये पहुँचता है। तो ये दूरी जो होगी V T1 के बराबर होगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, सिमिलरली L² प्लस बी स्क्वायर T1 स्क्वायर, इतनी वैल्यू हो जाएगी √L² प्लस बी स्क्वायर T1 स्क्वायर। हम उसी तरीके से सॉल्व कर लें तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, डेल्टा T डैश बराबर डेल्टा T अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा T डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा T, ये क्या है, ये क्या है आपका प्रॉपर टाइम इस फ्रेम में। ये क्या है, डेल्टा T डैश इम्प्रॉपर टाइम किसमें, फ्रेम S डैश में। तो दोनों ऑब्जर्वर से ये स्पष्ट हो गया कि जो ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन में होगा उसकी जो क्लॉक होगी वो फास्ट होगी, यानी कि उसका समय ज़्यादा होगा, और जो क्लॉक रेस्ट में होगी उसका समय ज़्यादा होगा, और जो क्लॉक मोशन स्टेट में होगी उसका समय कम होगा। तो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्पष्ट हो गया कि जो भी फ्रेम मोशन स्टेट में होगा और उसमें जो घड़ी रखी हुई है वो घड़ी स्लो होती हुई प्रतीत होगी, और जो रेस्ट में है उसका जो क्लॉक होगी वो तेज चलती हुई
प्रतीत होगी, इसलिए हम इसको, इन घटनाओं को हम टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन चाहे फ्रेम एस में हो चाहे फ्रेम एस डैश में हो, इससे कोई डिफरेंस या कोई अंतर नहीं मिलता है। दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हैं तो उनके बीच टाइम डायलेशन सेम होगा। तो ये हमारा था टाइम डायलेशन, चाहे ऑब्जर्वर 1 के द्वारा कैलकुलेट करें, चाहे ऑब्जर्वर 2 के द्वारा कैलकुलेट करें, चाहे हम क्लॉक को एस में रखें, चाहे क्लॉक को हम एस डैश में रखें, टाइम डायलेशन दोनों में एक ही मिलेगा। अर्थात जो इसका मेन कंक्लूजन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, वो ये कहता है जो भी क्लॉक मोशन स्टेट में होगी वो स्लो चलती है या स्लो चलेगी रेस्ट क्लॉक की अपेक्षा।